नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं 10 का दम बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। न्यूज इंडिया 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गौशाला की आड़ में हो रहे पक्के निर्माण पर अब कार्रवाई की गई है। नोएडा के सेक्टर 62 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण का प्रशासन ने एक्शन लेते हुए दरअसल ये बड़ी कार्रवाई की है। बिना इजाजत, बिना परमिट, बिना अनुमति ये अवैध निर्माण जो बनाया जा रहा था उसको अब गिरा दिया गया है। प्राधिकरण की तरफ से मामलों पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौशाला के नाम पर सियासत या राजनीति करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। पिछले 9 सालों से कच्ची पड़ी थी गौशाला और गौशाला के आसपास मांस बेचा जाता था, ऐसी जानकारी है। रेहड़ी पटरी वालों पर भी जल्द प्राधिकरण अब कार्रवाई करेगा और ये खबर प्राथमिकता के साथ न्यूज इंडिया 24/7 ने अपने दर्शकों तक साझा की थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये इसीलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं क्योंकि अब न्यूज इंडिया 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद गौशाला की आड़ में जो पक्का निर्माण किया जा रहा था अवैध तरीके से, उस पर अब प्राधिकरण ने ये पीला पंजा चला दिया है और उसको गिरा दिया है। और न्यूज इंडिया 24/7 ने ये खबर जो है वो प्रमुखता के से दिखाई थी। कंचन भारद्वाज न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा कंचन, आप ही का रुख करते हुए, एक बड़ा असर एक बार फिर से हमारी खबर का हुआ है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर नोएडा में। देखिए, बिल्कुल नोएडा के सेक्टर 62 मुर्गा मंडी के पास गौशाला थी और यहाँ पर कुछ रसूखदार जो लोग थे वो यहाँ पर पक्का निर्माण कर रहे थे, जिसको लेकर हमने इसकी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और उसके बाद नोएडा प्राधिकरण हरकत में आए। नोएडा प्राधिकरण ने जो है वहाँ पर जो निर्माण हो रहा था, पक्का निर्माण, जो गेट लगाए हुए थे उसको ध्वस्त कर दिया है। साथ ही बता दूँ कि इसमें कुछ रसूखदार लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति पर उस पर नोएडा प्राधिकरण ने जो पानी फेर दिया है। और कह सकते हैं कि जो नोएडा प्राधिकरण ने जमीन दे रखी थी गौशाला के लिए, इस पर किसी भी तरीके का निर्माण करना वो ठीक नहीं है। हमने खुद यहाँ के जो जेई हैं हरिओम वर्मा, उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि इस पर अभी तक जो हमने कार्रवाई की और उनसे आगे से बोला है कि अगर आगे से आप कार्रवाई करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग यहाँ पर निर्माण कर रहे थे, क्योंकि ये जो पार्क है ये नोएडा प्राधिकरण का है और कहीं ना कहीं इस पर जो है नोएडा प्राधिकरण ये अनुमति नहीं देती है कि आप किसी तरह के इस पर निर्माण करें, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर जो निर्माण कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी चिनाई जो वहाँ पर जारी थी। वहीं हमने इसकी प्रमुखता से खबर चलाई थी और उसके बाद में यहाँ पर जो है नोएडा प्राधिकरण ने इस पूरे जो ध्वस्त कर दिया है जो निर्माण हो रहा था। जी कंचन, लेकिन आपने बताया बीते 9 सालों से तो ये गौशाला कच्ची पड़ी हुई थी, ये प्राधिकरण की जमीन थी जो कि प्राधिकरण के हिस्से में जाती है। क्या 9 सालों से किसी को कानू कान खबर नहीं हुई कि अब जाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है? देखिए, वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जो 9 साल से यहाँ पर जो चला रहे थे इस गौशाला को, वो कुछ ऐसे अन्य लोग चला रहे थे। लेकिन अभी गौशाला जो है कुछ रसूखदारों ने गौशाला अपने हैंडओवर की ली है और कहीं ना कहीं वो ये इनका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की जमीन है उसको कब्जाना है। जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़े बड़े गेट लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो अंदर जो है चिनाई की जा रही थी, साथ ही जो निर्माण किया जा रहा था पक्का निर्माण, वो उनकी जो मनसा थी कहीं ना कहीं जमीन को घेरने की थी। जिसके बाद हमने खुद इसको नोएडा प्राधिकरण को हमने इससे शिकायत की और हमने खुद इसको खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण के जो एसएम है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर भविष्य में वो ऐसी करते हैं तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ जो भी जुर्माना होगा वो किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण लगातार जो अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो गौशाला, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ये कहते हैं कि अगर आप गौशाला चलानी है तो आप जैसे आप उसको ऐसे चलाइए जिस तरीके से वहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा था वो साफ तौर पर निर्माण इस तरह का था, क्योंकि वो जो कब्जाने की मंशा उन लोगों की थी, जो रसूखदार लोग थे, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति कर रहे थे। इसमें उनके जो मंसूबों पर पूरी तरीके से नोएडा प्राधिकरण ने पानी फेर दिया है। जी ठीक है, अपनी नजर आप कंचन इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल बांदा जिले से खबर है, जहां पर बांदा में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और यहां पर भी यही असर देखने को मिला है, जहां लोक निर्माण विभाग ने अब सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। मुरवल गांव के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और यही तस्वीर हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी। न्यूज इंडिया 24/7 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, प्रमुखता के साथ इस खबर को चलाया था। बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने भी प्रदर्शन किया था। बांदा बबेरू के मुरवल गांव का ये पूरा मामला है, जहां सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। यहाँ पर ये गड्ढे जो थे वो हादसों को न्योता दे रहे थे, लेकिन अब खबर का असर हुआ है और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है
कि न्यूज इंडिया ऐसे जनहित से जुड़ी हुई खबरें चलाता है, दिखाता है, जिससे सीधा सरोकार जनता का होता है, सीधा मतलब जनता से है। और यही वजह है कि न्यूज इंडिया की खबर का असर भी जगह जगह पर होता है। बांदा से भी कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, जिसको लेकर बाकायदा हमने प्रमुखता के साथ खबर को दिखाया था, अपने दर्शकों तक पहुंचाया था, तमाम सवाल हमने किए थे। और उसके बाद असर ये हुआ है कि सड़क का काम शुरू हो चुका है, सड़क की मरम्मत का काम अब शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और अब से कुछ दिन बाद ही लोगों को एक सुगम और आसान सड़क भी मुहैया होगी। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, गुजरात डीजीपी के 100 घंटे के अल्टीमेटम के बाद सूरत क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल सूरत शहर में रहने वाले अफगानिस्तान के एक नागरिक मोहम्मद आमिर जावेद खान, जिसकी उम्र 42 साल है, उसके खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। अब बताया यह जा रहा है इस पूरे मामले में कि आमिर मोहम्मद ने भारत में स्थायी रूप से रहने और भारतीय नागरिकता पाने की कोशिश में नकली दस्तावेजों यानी फर्जी दस्तावेजों का पूरा जाल बिछाया था। जानकारी के अनुसार आमिर ने UNHCR से रिफ्यूजी कार्ड लेकर भारत में रहना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद उसने महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यह साजिश रची कि वे भारतीय नागरिक है, ऐसा दिखाया जाए। आरोप है कि उसने जालना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, यानी नकली फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, जिसके आधार पर न केवल भारतीय पासपोर्ट बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और चुनाव कार्ड तक हासिल कर लिए। लेबर ऑफिसर की कार्रवाई के बाद ये पूरा घोटाला सामने आया। पुलिस के मुताबिक यह अपराध दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच अंजाम में लाया गया और इस पूरे मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसका एक साथी अगजान अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश चल रही है। दोनों के खिलाफ IPC और पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 110 में भारत उत्कर्ष महायज्ञ का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया, जहां भारत की समृद्धि, भारत की शांति और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन किया गया था। जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज मैं इस वक्त मौजूद है एक बहुत ही पवित्र स्थल, जहां पे भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन किया गया। हमारे साथ जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज है। सतीश आचार्य जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है देखने को मिल रही है, यज्ञ में आहुति देने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? आपने क्यों इस महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया, इस जगह को ही क्यों चुना? बढ़िया प्रश्न है। पहले तो भारत उत्कर्ष महायज्ञ में आपका बहुत स्वागत है। आप आए, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। भारत उत्कर्ष महायज्ञ भारत के उत्कर्ष के लिए है। उत्कर्ष कहते हैं उन्नति को, श्रेष्ठ होने के लिए। इसका संकल्प है विश्व में प्रथम अर्थव्यवस्था भारत बने। विकसित भारत 2047 जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये उसी नियति पे, उसी नियत पर, उसी सोच पर, उसी विचार पर आगे बढ़ता हुआ यज्ञ है। ये यज्ञ व्यापक है, भव्य है, दिव्य है, अद्भुत, जैसा आप देख रहे हैं। इस यज्ञ में किसी भी तरह की कोई कमी रखी नहीं गई। जैसे स्थान का चुनाव, महर्षि महेश योगी संस्थान इसलिए चुना गया क्योंकि पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी ने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मंत्र पढ़ाए। ये जो यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए, मंदिरों में पूजा करने के लिए अथवा विवाह इत्यादि कराने के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं, वो पढ़ाने का सबसे ज़्यादा जिसने काम किया, उस संस्थान का नाम महर्षि संस्थान और उस महापुरुष का नाम पूज्यपाद महर्षि महेश योगी। इसलिए ये स्थान, ये जगह का चुनाव किया गया कि उनकी ही जगह पर ये यज्ञ होना चाहिए। दूसरा,
मंत्र तो आपको हमने बता दिया। अब सामग्री और साकल्य और समिधा यानी लकड़ी और वो स्वाहा करने वाली सामान। लकड़ी हमने इसमें 27 नक्षत्रों की रखी, उसमें चंदन भी है। साकल्य यानी जो स्वाहा करने की सामग्री है वो हमने वो पैकेट वाली नहीं मंगाई, वो हमने बनाई है। इंद्रजों, सुगंध बाला, सुगंध कोकिला, जावित्री, जटामासी, देवदार लकड़ी, गूगल, लुबान, अगर, तगर, नागर, मोथा, वो तमाम औषधियाँ जिनसे हवन सामग्री बनती है उसको हमने मंगाया। उसको मंगाकर अपने सामने कुटवा पिसवा कर बना रहे हैं। इसमें जो देशी घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैकेट वाला या कोई भी नहीं, हम गौशाले का A2 गाय का घी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था आप देख ही रही, क्या दिव्य और भव्य है। यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था वैसे है जैसे करोड़पति लोगों के यहाँ पार्टियों में, फंक्शनों में रखा जाता है, वैसा प्रबंध है सबके लिए सार्वजनिक रूप से। यहाँ हर महापुरुष को स्पर्श किया गया है जिनका योगदान भारत के विकास में है। भारत के विकास में जिन महापुरुषों का योगदान है उनको नमन और प्रणाम करने के अनेक प्रकार यहाँ रखे गए, जिसमें से एक प्रकार द्वार भी है। और पूरे भारतवर्ष में जितने प्रदेश हैं सबकी झांकियाँ बनाई गई हैं ताकि आप एक आंख से एक ही समय एक ही स्थान पर पूरे भारत का दर्शन कर सकें। दोपहर में यहाँ हर प्रदेशों के लोक नृत्य, लोक गान और वहाँ की खुशबू, वहाँ की मिट्टी की सुगंध, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम वो प्रदेशों का यहाँ अलौकिक रंग बिखेरा जाता है दोपहर से लेकर सांझ तक कि वो छटा देखते ही बनती है। भारत माता का विशाल विग्रह बना है बिल्कुल गोल्ड में, जिससे देखकर ही भारत माता के प्रति नमन करने का मन करता है। तो ये पूरी की पूरी यज्ञ भव्य है, दिव्य है और उद्देश्य है भारत को श्रेष्ठ बनाना। अब प्रश्न ये है कि भारत कौन है? तो भारत तो हम सब है। कभी घर अमीर नहीं होता, दीवारें, जमीन और वो छत अमीर नहीं होती। अमीर होते हैं घर वाले, यानी भारत के लोग, भारतवासी यानी आपके अमीर होने का, धनवान होने का, आपकी उन्नति का यज्ञ है, आपकी श्रेष्ठता का यज्ञ है। तो ये भारतीयों का, भारतीय अमीर होंगे, धनवान होंगे तो हम विकसित भारत होंगे। ठीक है, बाकी जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि कल मैंने भी भोजन प्रसादी देखा यहाँ पे और भव्य, दिव्य और अद्भुत नज़ारा तो है ही। अगर हम बात करें यहाँ पे युवा पीढ़ियों की, क्योंकि जिस तरीके से युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रहा है, तो वो सनातन की ओर कैसे आगे बढ़े, इस महायज्ञ के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस यज्ञ में सबसे ज़्यादा युवाओं पर ध्यान दिया गया है। युवा अगर भारत को समझेंगे और भारत के विकास में अपना योगदान देंगे तो भारत जल्दी विकसित होगा। यहाँ पर रील और रियल दोनों का प्रबंध किया गया है। यहाँ युवाओं के लिए बहुत कुछ पढ़ने को, सीखने को, समझने को भी है, बहुत आनंद करने के लिए भी है, फोटो सेशन के लिए भी है, रील बनाने का भी प्रबंध है। लेकिन ये सब कुछ अध्यात्म में है और भारत के विकास में है। जहाँ भी आप खड़े होंगे कोई न कोई महापुरुष का विग्रह है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भारत की सुगंध है, भारत के अपनी अस्मिता, भारत की अक्षुण्णता और भारत की शुचिता का पूरा ध्यान रखा गया है। भारत कैसा होना चाहिए, जहाँ वेद मंत्र हो रहे हों, जहाँ कथाएं हो रही हों, जहाँ भोग प्रसाद आनंद से चल रहा हो, जहाँ आपस में लोग प्रेम कर रहे हों, जहाँ लोग स्वस्थ हों, जहाँ लोग शिक्षित हों। हमारी 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, हम 400 से ज़्यादा स्कूल्स के साथ हैं। तो हम तमाम तरीके से इस विकसित भारत के लिए अपने स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में और तमाम तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये यज्ञ नहीं, ये क्रांति है, ये एक विचार है जो सब तरफ व्यापकता में व्याप्त हो रहा है। वो चाहे युवा हो और चाहे वो जेनजी हो, दोनों में खूब प्रभाव पड़ रहा है। ये पद, ये व्यवस्था मुझे लगता परमात्मा ने मुझे इसलिए दिया कि ईश्वर ने वो जड़ से ही देख लिया था कि आप इस तरफ जाने वाले हो। तो उस अभाव से प्रभाव और उस प्रभाव से ये वाला प्रभाव जन्म लेकर के यहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल, तो अभाव से ही प्रभाव का जन्म होता है। तो कभी जीवन में अभाव हो या किसी चीज़ की कमी हो तो कभी निराश ना हो, क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। धन्यवाद आचार्य जी। तो यहाँ पे सतीश आचार्य जी महाराज के स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कब से आप महाराज जी के साथ जुड़े हैं? 10 साल से। आप कब से जुड़े हैं? 5 साल। और आप कब से जुड़े हुए हैं? 2 साल।
सतीश आचार्य जी महाराज जी की ऐसी कौन सी शिक्षा है जो आपके जीवन में बदलाव लाई हो? गुरु जी कुछ ऐसी वो करते हैं, बातें उतें करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाएंगे। पहले तो हम बहुत अलग थे मगर आप बहुत चेंज हो गए हैं। क्या बदलाव आया? यही कि भक्ति जगाओ अपने मन में, सिद्धा करो भोलेनाथ के दाएं। महायज्ञ में आके कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है और इधर का सब माहौल देख के इतना मन ये हो रहा है अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ में सेवा करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, यज्ञ में बैठने के लिए अच्छा लगता है। जहाँ जाओ वहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है महायज्ञ में आके? कैसा अनुभव कर रही हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हम तो 2 साल से गुरुजी से जुड़े हैं। जब से जुड़े तब से लाइफ में पूरा बदलाव आ गया है। मतलब जो भी परेशानियाँ, दिक्कत थी, जो भी थी, वो सारी अलग हुई है। बस यही चाहेंगे कि आप लोग भी गुरुजी से जुड़ जाइए, आपकी सारी परेशानियाँ, मनोकामना पूरी हो जाएगी, परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। और महायज्ञ में आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें सेवा करने का मौका मिल गया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि महायज्ञ में आके सेवा करना का मौका मिला है और गुरुजी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से ये बच्चे जुड़े हुए हैं और इनके जीवन में पॉजिटिविटी आई है, बदलाव आया है। जैसे कि बच्चे बता रहे थे कि सारी परेशानियाँ दूर हो गई, इसलिए हम गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं और देश की सेवा करते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में बीएलओ शिक्षक ने दरअसल SIR ऑपरेशन के दबाव में फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान ही दे दी। पुलिस को मौके से बाकायदा एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। तो वहीं आत्महत्या के बाद परिवार ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा कोडिनार सरकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को समझाया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। तो वहीं जिला कलेक्टर, उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक जयदीप सिंह जडेजा भी मौके पर पहुंच गए। परिवार की मांगों को लेकर नगरपालिका कार्यालय में बाकायदा एक बैठक भी हुई। लखनऊ से एक खबर है जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक युवती ने प्रेम प्रसंग के नाम पर न केवल शारीरिक शोषण का आरोप लगाया बल्कि धर्म परिवर्तन और लगातार ब्लैकमेलिंग की चौंकाने वाली कहानी भी उजागर कर दी है। युवती का सीधे तौर पर आरोप है कि आरोपी युवक ने पहले प्यार का झांसा उसे दिया, रिश्ता बनाया, संबंध बनाए और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद वही वीडियो युवक का हथियार बन गई और उस वीडियो को, उन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर युवती से लगातार वो पैसे ऐंठ रहा था। ऐसी जानकारी पीड़िता की ओर से दी गई है। पीड़िता का ये भी कहना है कि शादी के बाद भी आरोपी की डिमांड खत्म नहीं हुई और कभी भी 5 लाख, कभी 10 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग का सिलसिला लगातार चलता रहा। तो वही युवती ने जब रिश्ते को बचाने की कोशिश की तो आरोपी पर जबरन संबंध बनाने का आरोप भी लगा दिया गया। पीड़िता बेहद टूट चुकी है और अब उसे न्याय की उम्मीद है। वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, इस तरह की जो खबरें हैं वो भी है और साथ ही साथ पीड़िता जो है वो अपना दर्द बयां करते हुए बाकायदा इस पूरी चिट्ठी में उसने अपनी पूरी व्याख्या लिखी है। उसने कहा है कि मजबूरी में चुप रहना पड़ता था, लेकिन सवाल ये भी है कि धमकियों और वसूली के इतने बड़े मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां पर अटकी हुई है। पीड़िता ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में FIR दर्ज तो करवा दी, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। जिसके हाथ में ब्लैकमेलिंग का वीडियो था, तस्वीरें थी, वो आज भी कानून की पकड़ से बहुत दूर है। युवती अब न्याय की गुहार लगा रही है। धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन की साजिश का सच बाहर आए। अब पूरा मामला पुलिस के कोर्ट में है, लेकिन दबाव, धोखे, धमकी और शोषण की इस कहानी ने लखनऊ की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्यार के नाम पर धोखे का ये खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? मैंने एक वजीरगंज थाने में FIR दर्ज कराई है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करो और हमारे साथ शादी करो आकर, नहीं तुम्हारी वीडियो लीक कर देंगे। और उसमें अभी तक मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया है और वो मुलजिम
अतीकुल रहमान, मोहम्मद अफसर, ये दोनों अधिवक्ता हैं। इन दोनों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये दोनों फ़ोन करके हमको दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर कि आओ सुलह समझौता करो, अगर नहीं तो तुमको तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। हम बहुत डरे हुए हैं, हमारे पति बहुत डरे हुए हैं। कृपया इन लोग को अरेस्ट करिए, कैसे करके इन लोग को गिरफ्तार करिए, हम बहुत डरे हुए हैं। यूपी के हाथरस से अगली खबर है, जहां पर पुलिस की दबंगई का एक मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने परिवार के सदस्यों को जमकर पीटा है, मारपीट की है। दो भाइयों के बीच विवाद को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने परिवार के सदस्यों के साथ ही मारपीट की और यहां तक कि महिलाओं के साथ अभद्रता की, गाली गलौज भी की। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, लेकिन पुलिसकर्मी कैमरे का डीवीआर तक अपने साथ ले गए, ऐसी जानकारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा से लिखित में मामले की शिकायत दर्ज की है। हमें दरोगा जी ने भीतर घुस के हमारे घर में मारा है, हमारे बच्चों को मारा है और हमारे पति को मारा है। भैया ने की लड़ाई, हमने तो पुलिस बुलाई 100 नंबर वाले, उनने 100 नंबर वाले दरोगा जी बुलाए। उनने डायरेक्ट हमारे घर पे कहा कहता है मारे, घर में बहू के पास घुस गए, सब कैमरा मोबाइल सब खोल लाए। अब बच्चन की टैडिया पकड़ के उठाई है। अच्छा। और सीधी नौकरी है, कहा कहते तेरे बच्चन की नई नौकरी लगने दूंगा, नहीं पढ़ने लिखने दूंगा। राजस्थान के कोटा से अगली खबर है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल राज्य में धर्मांतरण विरोधी नया कानून लागू होते ही इस एक्ट के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और आरोपों के केंद्र में ईसाई मिशनरी आ गए हैं। आरोप है कि कोटा के वीर शेबा चर्च में 4 से 6 नवंबर तक एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सत्संग और आध्यात्मिक सभा के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब कार्यक्रम के दरमियान कथित रूप से हिंदू समाज और राजस्थान सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहने और सुनने लगी। दरअसल वीडियो में पादरी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि राजस्थान में पाप, बंधन और शैतान का राज है और जल्द यीशु का राज होगा। पुलिस के हाथ वीडियो और सोशल मीडिया लाइव के कई स्क्रीनशॉट्स भी हासिल हुए हैं। इन आधारों पर, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली के रहने वाले चंडी वर्गीश और कोटा के अरुण जॉन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला बोरखेड़ा थाने के अंदर दर्ज किया गया है। आरोप सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि कथित तौर पर वीडियोस में कुछ युवकों को मंच से कहते हुए भी सुना गया है। कई घटनाएं तो ऐसी सुनी और पढ़ी है हम लोगों ने कि एक ही अलग अलग संप्रदाय की मानने वालों की जो उनके आराधक देव हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। तालाब के पास गरीब लोगों को खड़ा किया जाता था और उन मूर्तियों को पानी में फेंका जाता था। यानी भगवान राम की मूर्ति डूब गई तो हिंदू धर्म ठीक नहीं है, कृष्ण की मूर्ति डूब गई तो ठीक नहीं है, और ईशा मेष की या अन्य की तैर गई तो उनका धर्म ठीक है। इसलिए धर्म परिवर्तन कराने का भी षड्यंत्र आदिवासी क्षेत्रों में बहुत चला है। वह जिसको उनको बताना था ऐसा धर्म, उसको लकड़ी की मूर्ति बनाते थे और वो पत्थरों की या भारी धातु की मूर्ति बनाया करते। तो वहीं राजस्थान के जालौर में एक सरकारी स्कूल में बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पर कार्यरत शिक्षक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि बुधवार को शिक्षक एक नाबालिग छात्रा के साथ कमरे में बंद मिला था। किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी और मामला अगले दिन खुला। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक मनोहर लाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि शिक्षक आपत्तिजनक स्थिति में था। जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन उसे घर ले गए और पुलिस ने शिक्षक को भीड़ से बचाकर शांति भंग के हिरासत में लिया और फिर साथ ही साथ बाद में एसडीएम कोर्ट से रिहा भी कर दिया गया। तो वही शिक्षक के मोबाइल फोन से कई छात्राओं से चैट करने के ग्रामीणों ने दावा भी किया है।
जालोर जिले के शेतलवाना उपखंड क्षेत्र से एक शिक्षक के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक मनोहर लाल एक नाबालिग लड़की को जो कमरे में ले जाकर गया था और वहां पर उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और तब उसके साथ मारपीट की। सूचना के बाद शेतलवाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और शिक्षक मनोहर लाल को जो है हिरासत में लेती है। उसके बाद उसको सुबह कोर्ट में पेश करती है और वहाँ पर उसकी रिहाई हो जाती है। बता दें, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक जो मनोहर लाल है उसको शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। राजस्थान के टोंक में बीएलओ ने दरअसल मिट्टी खोदी है, ऐसी जानकारी है। एसआईआर का फॉर्म भरवाने के बदले मिट्टी खोदी गई है। किसान से फॉर्म भरवाने गए थे बीएलओ। फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ ने खुद फावड़ा चला लिया। बीएलओ ने मिट्टी खोदकर किसान को राजी किया, जैसे तैसे मना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो ये बड़ी खबर है। तस्वीरों के साथ आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले में बीएलओ ने एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए फावड़ा चलाकर मिट्टी खोदने का मामला सामने आया है। दरअसल किसान फॉर्म भरने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। बीएलओ ने किसान को राजी करने के लिए, उसे मनाने के लिए बाकायदा मिट्टी खोदी और किसान के काम में हाथ भी बंटवाया। बीएलओ के फावड़ा चलाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल भी हो रहा है और लोग अपने हिसाब से इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो बीएलओ ने मिट्टी खोदकर किसान को राजी किया। हालांकि जगह जगह से बीएलओ जो है वो कितने तनाव में है, कितने प्रेशर में है एसआईआर को लेकर, ये अब जगह जगह से कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारियां हासिल हो रही हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।